नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद सीके में। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ का राजवंश, गुहिल वंश और उसकी गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा राज सिंह जी। महाराणा राज सिंह जी ये मेवाड़ की गद्दी पर विराज रहे हैं 1652 में। 10 अक्टूबर 1652 में ये मेवाड़ की गद्दी पर विराजते हैं। छोटा मोटा संघर्ष इनका अपने आसपास के मेवाड़ी सरदारों के साथ होता है। छोटे मोटे युद्ध होते हैं, झगड़ा होता है, बहस होता है और फाइनली सारा पैचअप ये कर लेते हैं। कुल मिला के उस संघर्ष को बुलाकर वापस एक अच्छी नीति पर, संधि की नीति पर ये चलते हैं। लेकिन राज सिंह जी का मुगलों के साथ विद्रोह की नीति रही थी, यानी कि मुगलों के खिलाफ इनका संघर्ष जारी रहा था। इन्होंने सुलह वाली नीति पर काम नहीं किया है मुगलों के खिलाफ। ये विद्रोह में रहे, जैसा कि हमने देखा कि 1615 में अमर सिंह जी ने मेवाड़ मुगल संधि को अंजाम दिया था और उसके बाद जगत सिंह जी और करण सिंह जी, इन दोनों ने मुगलों का साथ दिया। लेकिन राज सिंह जी के समय में ये साथ अब विद्रोह में बदलने वाला है, क्योंकि अब मुगलों में भी शासक बन रहा है औरंगज़ेब, जो कि कट्टर है। वो हिंदुओं के खिलाफ है। जब वो हिंदुओं के खिलाफ है तो राज सिंह जी उसका साथ कैसे दे सकता है? तो राज सिंह जी भी कौन सी नीति अपनाएंगे? विद्रोह की नीति अपनाएंगे। बाकी छोटा मोटा संघर्ष इनका आसपास के घरानों के साथ रहा है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। प्रधान फतेह चंद्र के साथ रावत रघुनाथ सिंह जी, शक्तावत मोहकम सिंह जी, माधव सिंह जी, राघव मान सिंह सारंग देवोत जो कि कानौड़ के, सोलंकी दलपत देसूरी से, राठौड़ जोत सिंह जी ईडर से, इन सब के साथ इनका थोड़ा बहुत संघर्ष रहा है, बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद बांसवाड़ा के रावल समर सिंह को समझाने के लिए ये अपनी फौज को भेजते हैं इन सब के नेतृत्व में एक तरह से, और समर सिंह को समझाया जाता है। समर सिंह फाइनली 1 लाख रुपया और 10 गांव, 1 हाथी और 1 हथिनी देकर अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन महाराणा उससे सिर्फ 10 गांव और 20,000 लेते हैं और समर सिंह को छोड़ देते हैं, यानी कि रावल समर सिंह को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से इनका छोटा मोटा संघर्ष आसपास में रहेगा, छोटी मोटी रियासतों में, देवलिया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन सब जगह इनका छोटा मोटा संघर्ष रहता है। लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक कर देते हैं ये अपनी अच्छी कूटनीति और अपनी राजनीति के चलते। औरंगजेब के साथ इनका संघर्ष शुरू होता है चारुमती के विवाह से। चारुमती कृष्णगढ़ के राजा रूप सिंह जी की बेटी चारुमती, बादशाह इससे शादी करना चाहता है, विवाह का प्रस्ताव भेजता है, पर चारुमती जो है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहते। वो अपने भाइयों को कहती है और उसके भाई उसे कहते हैं कि हम लड़ कर मर बना भी जाएंगे तो भी ये विवाह तो होके रहेगा। इस वक्त अगर तुम्हारी सहायता कोई कर सकता है तो वो मेवाड़ का राजवंश है, क्योंकि वही राजवंश ऐसा है जो विद्रोह की नीति अपना सकता है। बाकियों से उम्मीद करना अभी कुछ काम का नहीं है। तो चांद कंवर जो होती है, चारुमती, ये राज सिंह जी को एक पत्र लिखती है और उस पत्र में लिखती है कि जिस तरह से कृष्ण ने शिशुपाल से बचाने के लिए रुक्मिणी की सहायता की थी, इस वक्त आप मेरी सहायता कीजिए। मैं एक यवन से शादी नहीं करना चाहती, मैं एक राजपूत कुंवरी हूँ और एक राजपूत से ही विवाह करना चाहती हूँ। मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती। अगर इस तरह का पत्र आएगा राज सिंह जी के पास तो राज सिंह जी का उत्तर क्या होगा? ऑफ कोर्स पक्ष में ही होगा। राज सिंह जी अपनी सेना भेजते हैं, खुद भी जाते हैं और मुगल सेना को बीच में ही रोक देते हैं और चारुमती के साथ विवाह कर लेते हैं। इन्हीं की याद में से मेरा मतलब है, इन्हीं के लिए इन्होंने राजनगर में एक बावड़ी भी बनवाई है। ये चारुमती से विवाह कर लेते हैं और औरंगजेब का एक तरह से राज सिंह से संघर्ष शुरू हो जाता है। औरंगजेब को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा 1658 में औरंगजेब मुग़ल सल्तनत का मालिक बन रहा है और इससे पहले इसके भाइयों के साथ जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनमें उत्तराधिकारी तलवार के बेस पे चुना जाता है, यानी कि आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, करते हैं, जो बचता है वो राजा बन जाता है। इस वक्त औरंगजेब की सहायता राज सिंह जी नहीं करते हैं, वो इस उत्तराधिकार युद्ध में शामिल
नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि उन्होंने औरंगज़ेब की सहायता नहीं की, इसलिए औरंगज़ेब को इस बात का भी गुस्सा है, चारुमती की बात का भी गुस्सा है। तो कुल मिला के औरंगज़ेब अब राज सिंह जी के खिलाफ है। इसके अलावा चित्तौड़ की मरम्मत का जो काम था जगत सिंह जी हमने देखा कि करवा रहे थे, शाहजहाँ उससे वाकिफ़ था, सब कुछ ठीक था। इसी चीज़ को औरंगज़ेब भी राज सिंह जी भी जारी रखते हैं और इस बात से औरंगज़ेब चिढ़ जाता है। औरंगज़ेब उनको मना कर देता है कि आपको मेवाड़ के इस किले की मरम्मत नहीं करवानी, लेकिन राज सिंह जी इस बात को नहीं मानते और वो मरम्मत जारी रखते हैं। इस तरह से मेवाड़ मुग़ल जो संधि हुई थी उसका ये वायलेशन करता है और विवाद खड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग कि जो औरंगज़ेब है वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से महाराणा बिल्कुल ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस बीच में एक दो छोटी मोटी घटनाएं और हो रही हैं। मैं कह रही हूँ आसपास की सभी जगह से इनका थोड़ा बहुत संघर्ष चल रहा है। सुलुम्बर के जो रावल हैं रघुनाथ सिंह जी, वो महाराणा से नाराज़ होकर चले जा रहे हैं बादशाह के पास, यानी कि औरंगज़ेब के पास। महाराणा ने सलुम्बर जब्त कर लिया और पारसोली के केशरी सिंह जी को दे दिया है। बिल्कुल वैसे ही सिरोही के राव बैरीशाल जी, उनके शत्रु उन्हें पदच्युत करना चाहते हैं। इस पर झीलवाड़ी की तरफ से महाराणा हमला करते हैं और उनको उनका राजपाट दिलवा देते हैं। औरंगज़ेब जो शुरू से ही हिंदू धर्म का विरोधी रहा है, हम देख रहे हैं, जब वो गुजरात का सूबेदार होता है तो अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर को तोड़वाता है, वहाँ पे मस्जिद बनवाता है। शाहजहाँ इस मंदिर को वापस बनवाने का हुक्म भी देता है, लेकिन औरंगज़ेब नहीं मानता। इस तरह वो और भी मंदिर तोड़वाता है। गद्दी पर बैठने के 12वें वर्ष के अंदर अंदर हिंदुओं के सारे मंदिर, पाठशालाएं आदि तोड़वाने का काम कर रहा है कौन? औरंगज़ेब। काठियावाड़ में हम देख रहे हैं सोमनाथ का मंदिर, काशी में विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा में केशवराज जी के प्रसिद्ध मंदिर भी ये तोड़ता है। गोवर्धन में वल्लभ संप्रदाय की पीठ, वहाँ पर गोवर्धन की मूर्तियाँ, उनको तोड़ने का काम भी औरंगज़ेब कर रहा है। तब वहाँ के गोस्वामी जो हैं वो मूर्तियाँ लेके आते हैं और लाकर कांकरोली में स्थापित कर लेते हैं महाराणा राज सिंह जी के कहने से। आसोटिया, ये द्वारिकाधीश जी की मूर्ति है जो कांकरोली में है। कांकरोली उदयपुर के पास ही है। उदयपुर के बिल्कुल नियर बाय ही कांकरोली, नाथद्वारा और एकलिंग जी का मंदिर है। ये तीनों मंदिर हार्डली 10 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से। सो अगर आप वहाँ जाते हैं तो तीनों मंदिरों के दर्शन आपको एक साथ हो सकते हैं। तो द्वारिकाधीश जी के मंदिर की स्थापना करते हैं। इसके अलावा हम देख लेंगे कि ये नाथद्वारा में, ये द्वारिकाधीश जी के मंदिर कांकरोली का बाहर से व्यू है। उसके अलावा ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है जो नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी की मूर्ति। गोस्वामी जी एक मूर्ति द्वारिकाधीश की कांकरोली में स्थापित कर चुके हैं। अब वो दूसरी मूर्ति लेकर अलग अलग जगह जा रहे हैं कि किसी तरह से मूर्तियों को बचाया जा सके। श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके गोस्वामी जी बूंदी जाते हैं, कोटा जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, किशनगढ़ जाते हैं, जोधपुर भी जाते हैं, लेकिन औरंगज़ेब के डर से कोई भी मूर्ति रखने को तैयार नहीं होता है। तब जोधपुर के ही चौपासनी में उनको ये कहा जाता है गोस्वामी जी को कि आप महाराणा राज सिंह जी से ही अर्ज करो, वही इस मूर्ति की भी स्थापना करेंगे और अपने पास रखेंगे। तब महाराणा को ये चीज़ अर्ज की जाती है और महाराणा राज सिंह जी बड़ी खुशी से मंजूर करते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति को, मेवाड़ ले आते हैं और मेवाड़ में गोस्वामी जी श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। सिंहाड़ में, सिंहाड़ जो आज की डेट में हम नाथद्वारा कह रहे हैं, वही सिंहाड़ कहलाता था उस वक्त। सिंहाड़, वहाँ पर ये स्थापना कर रहे हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति की। सिंहाड़ जो आज की डेट में क्या है? नाथद्वारा है। इसके बाद औरंगज़ेब हिंदुओं पर जजिया कर वापस लगा लेता है। जजिया कर एक धार्मिक टैक्स है, यानी कि आप किसी भी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकबर के समय में इस टैक्स को हटा दिया जाता है। 1562 में जोधाबाई से शादी करने के बाद अकबर इस टैक्स को हटा देता है, लेकिन अब इस टैक्स को औरंगज़ेब वापस लगा रहा है। तब महाराणा राज सिंह जी औरंगज़ेब को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में औरंगज़ेब को अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर की याद दिलाते हैं, उनके शासन की याद दिलाते हैं। राज सिंह जी औरंगज़ेब को ये बता रहे हैं कि कितना सफलतापूर्वक उन्होंने शासन किया। अगर तुम इस तरह से शासन करोगे
तो तुम मुग़लों का पतन करने का काम करोगे। और हम देख रहे हैं कि औरंगज़ेब के बाद मुग़लों का पतन हो भी जाता है। औरंगज़ेब की जो कट्टर हिंदू विरोधी नीति है उसी की वजह से मुग़लों का पतन होता है। हम देखते हैं कि 1570 में नागौर दरबार के बाद से लेकर औरंगज़ेब के रहने तक ही कुल मिलाकर मुग़ल एक तरह से हिंदुस्तान में शासन कर पाते हैं। उसके बाद ये शासन ख़त्म हो रहा है, जिसमें औरंगज़ेब का पूरा विद्रोह होता है। यानी कि 1658 से औरंगज़ेब का विद्रोह शुरू हो जाता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 100 साल ही मुग़ल शांति से शासन कर पाए हैं। उसके बाद मुग़लों का विद्रोह वापस शुरू हो गया है, एक तरह से राज सिंह जी के नेतृत्व में। राज सिंह जी पूरा विद्रोह करते हैं मुग़लों का। जगह जगह जो भी मुग़लों ने कर लगाए वो ये सारे कर हटा देते हैं। वो मेवाड़ में किसी भी हिंदू से ये जजिया कर वसूल नहीं करते हैं। इस तरह से वो मुग़लों की नीति का विरोध करते हैं। इसके अलावा ये श्रीनाथ जी का मंदिर है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। श्रीनाथ जी, कांकरोली, एकलिंग जी, ये सारे मंदिर एक साथ ही मिलेंगे आपको। उदयपुर से हार्डली 1 आवर के डिस्टेंस पर है, उदयपुर जोधपुर हाईवे पे। बहुत अच्छा मंदिर है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। ये राजसमंद झील है जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह जी करवाते हैं। इसकी नींव खोदी गई है 1662 में और इसका काम कंप्लीट हो रहा है 1676 में। यानी कि नींव की खुदाई तो 1662 में हुई है और 1676 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। इसमें गोमती, ताल और केलवा नदियों का पानी रोका गया है। इन नदियों से जाने वाले पानी को रोका जाता है। इस समय मेवाड़ में थोड़ी सी अकाल जैसी स्थिति होती है, इसलिए महाराणा राज सिंह जी ये निर्णय लेते हैं कि इन नदियों के पानी को रोका जाए और इस झील को बनाने का काम करते हैं। इस झील को बनाने के साथ साथ ही यहाँ पर महाराणा राज सिंह जी एक बहुत मैं क्या कहूँ, एक सराहनीय कदम उठाते हैं। वो अपने वंश की पूरी कीर्ति लिखवाते हैं यहाँ पर और तैयार करवाते हैं राज सिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदवाते हैं। यहाँ ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों पे यानी कि राजसमंद झील के उत्तर दिशा में ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पर ये 25 शिलालेख बनवाते हैं और इन शिलालेखों पर ये बप्पा रावल जो गुहादित्य के वंशज हैं, जिनकी वजह से ये गोहिल वंश कहलाया है। बप्पा रावल जो मेवाड़ में अपने शासन की स्थापना करते हैं, वहाँ से लेके स्वयं राज सिंह जी तक का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और गोहिल वंश के बारे में जानने के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो इन्होंने खुद लिखवाया है। इनके समय में रणछोड़ दास भट्ट तेलंग जो थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा है, जो देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो कंटिन्यू है। 25 शिलालेख है और एक बड़ी गाथा लिखी गई है 7वीं सेंचुरी से लेके यहाँ तक की, यानी कि 17वीं सेंचुरी तक की, यानी कि करीब 1000 सालों का इतिहास इन 25 शिलालेखों में लिखवाया था राज सिंह जी ने। अपने वंशजों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में लिखवाया था। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है यहाँ पे राज सिंह जी ने। ये कुछ एक ऐसी बातें रही हैं जिसने औरंगजेब को राज सिंह जी का विद्रोही बना दिया, लेकिन राज सिंह जी फिर भी अपनी बात पर कायम रहे हैं। तो इस तरह से इनका संघर्ष चला है औरंगजेब के साथ। इसके अलावा इनका मारवाड़ से जसवंत सिंह जी के साथ कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी अजीत सिंह जी को बचाने में, यानी कि जसवंत सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उस वक्त इन्होंने दुर्गादास जी की सहायता की थी। तो इस तरह से इनका आसपास का क्षेत्रों में इनका जो सराहनीय कदम रहा है, उसी की वजह से राज सिंह जी जाने जाते हैं। तो ये था राज सिंह जी का परिचय। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है। प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगे तो ये जानकारी शेयर भी करें। ये है वो प्रशस्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर राजवंश के बारे में लिखा गया है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा जय सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जो महाराणा राज सिंह जी के पुत्र हैं। महाराणा राज सिंह जी के 7 पुत्र हैं, उनमें से अब अगले महाराणा कौन बनेंगे? महाराणा जय सिंह जी बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। जय एकलिंग, जय मेवाड़।